बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया सरीना ईसा को एक मरतबा फिर हरासा किया गया है। ये हरासा करने वाले लोग कौन थे, वो उन्होंने ख़त भी लिखा है इस हवाले से सरीना ईसा ने, और उन्होंने ये कहा है कि वो ख़ुद को मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग ज़ाहिर कर रहे थे। और फिर उनके बाद दो लोग आए हैं जो ख़ुद को हसास अदारों के, जो वजारत दाखिला के मतहत अदारा है कोई, उसके एहलकार ज़ाहिर कर रहे थे। और उन्होंने उनका कि आप जो हम पूछ रहे हैं वो बता दें, वरना फिर उसके नताइज आपको धमकी दी उनको कि भुगतना पड़ेंगे। और वो ख़त क्या है, ये वाक़या क्या है, इस पर बात करेंगे। ये काजी फायद ईसा साहब ने जो फैज़ाबाद धरने की जजमेंट दी है, उसके बाद तो मुसलसल यही हो रहा है उनके साथ। कभी रेफरेंस आ गया, कभी जो हो गया, कभी वो हो गया। खौफ क्या है जस्टिस काजी फायद ईसा से, इतना डर क्यों रहे हैं ये क्या सिर्फ इंटेलिजेंस अदारे जो हैं ISI वगैरह या MI या IB वो ये अपने तौर पे कर रहे हैं, ये हुकूमत कुछ कह रही है, या सिर्फ उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? जो भी मामला है, जो भी लोग हैं, जैसे भी हैं, ये इंक्वायरी तो होनी चाहिए फिर। और उन्होंने फिर नए DGI की थोड़ी सी तारीफ भी की है सरीना ईसा ने, वो कहाँ पे की है ये भी हम बताते हैं बात आपको। और फिर काजी फायद ईसा साहब का जो धरने वाला केस है, उसके भी थोड़ी सी मुख्तसर सा खुलासा हम आपके गोश गुजार करेंगे। और फिर वो बहुत सारी अफवाहें हैं इस तरह की फैल रही हैं कि जनाब जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कबल अज़ वक्त कहीं चले तो नहीं जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। और इमरान खान साहब जनाब उनको कुछ हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने बदलना है तो किसको लाना है, क्या मामला है, क्या चक्कर है, इस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की अहलिया जो हैं सरीना ईसा साहबा। उन्होंने 31 दिसंबर को यानी कल एक ख़त लिखा है वजारत दफा के सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी दाखिला को, होम सेक्रेटरी सिंध को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध को। और IG से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब ये मुकदमा दर्ज करें आप, और दीगर जो अदारों के सेक्रेटरीज़ हैं उन्हें उन्होंने कहा है कि जनाब आप इंक्वायरी करें, और ज़ाहिर है वो कार्रवाई करनी है, उन्होंने भी करनी है कार्रवाई। और वो कहते हैं कि जनाब मैं रिक्वेस्ट, उन्होंने जो ख़त में लिखा है उसका सब्जेक्ट है कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लेंट, ये मामला है। वो कह रही हैं जनाब कि DHA फेज़ 5 कराची में मेरे वालिदैन का घर था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हुए। तो मैं हूँ, मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाइयों ने वो घर मुझे दे दिया हुआ है। तो मैं वहाँ गई हूँ 29 दिसंबर को, वहाँ कोई मरम्मत शरम्मत के लिए और वालिदैन का सामान समेटने के लिए। वो कहते हैं 2 बंदे आए हैं वहाँ, 2 जेंटलमैन। उन्होंने कहा कि जनाब हम मिलिट्री इंटेलिजेंस से हैं। तो मैंने कहा भाई अपनी शनाख्त करवाएं, कौन है आप, क्या हैं, कुछ शनाख्ती कार्ड दिखाएं अपना, फिर ही मैं अंदर आने दूंगी ना आपको। वो उनकी बेटी भी उनके साथ थी उस वक्त, सरीना ईसा साहबा के साथ। तो उन्होंने उनका नाम शाम बताएं अपने, क्या चक्कर है। तो उनमें से एक साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मैंने नाम नहीं बताना, और दूसरे साहब जो हैं उन्होंने मोहम्मद अमजद अपना नाम बताया। ये एक पार्टी होगी। फिर उन्होंने उन्हें कोई सवालनामा दिया कि जनाब ये सवालनामा है कि ये आप 4 सफ़ात का कुछ वो सवालनामा था कि जनाब आप ये फिल कर दें तो हम 2 दिन बाद आकर ले जाएंगे। उसमें ना कोई ये किसने इन्फॉर्मेशन मांगी है उनसे, वो इन्फॉर्मेशन क्या मांगी थी वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि जनाब ना ये पता कि कौन सा महकमा मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है। बार वो उन्होंने कहा जी हम MI वाले हैं, 2 दिन बाद आएंगे। उसके बाद जनाब वो चले गए, 2 बंदे और आ गए। उन्होंने भी कहा जब हम 7 अदारे के हैं तो आप उसी तरह के सवालात जो पहली टीम थी, उसी तरह के सवालात दूसरी टीम ने शुरू कर दिया कि जनाब ये, उन्होंने उनसे भी यही पूछा गया कि जनाब आप बताएं आप हैं कौन, क्या चक्कर है, क्या मामला है। तो ज़ाहिर है वो DHA का मामला था, तो समझा ये गया कि शायद मे भी DHA को कोई रिक्वायर्ड होंगी
तो उन्होंने DHA के एक सीनियर अफसर को फ़ोन किया। वो अपने ख़त में लिखती हैं कि मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जनाब हमें तो कैसी रिक्वायर्ड ही नहीं है ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो ये पूछते फिर रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने कुछ उनको नसीहत भी की कि आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें। तो उनसे भी उन्होंने पूछा भी अपने नाम दसो, कौन हो तुसी, कित्थों आए हो, किद्दां आए हो। तो उनमें से भी एक साहब ने अपना नाम बताया। तो उसने कहा जी मेरा नाम इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़ीशान है, ये उन्होंने फरमाया। और फिर कहा जनाब आप सीधे स्वभाव इन बातों का सवालात का जवाब दे दें, वरना तो फिर हुए थे ना, फिर वो नताइज भुगतना पड़ेंगे। अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप इनके जवाब दे दें, वरना फिर आपको उसके नताइज जो हैं वो उनका सामना करना पड़ेगा। नताइज क्या होने, ये है वो है, जो भी मामला। उन्होंने एक खत लिखा है और IG से कहा कि जनाब आप इनके खिलाफ ज़ाहिर है FIR दर्ज करें, कार्रवाई करें। और दीगर जो सेक्रेटरीज़ हैं उनसे भी उन्होंने कहा कि जनाब ये आप प्रोब करें, इसको इन्फॉर्मेशन दें मुझे भी, ये क्या मामला है, क्यों ऐसे हो रहा है। फिर उन्होंने अपने खत में माजी की बहुत सारी चीज़ें शामिल की हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से उनको धमकी दी गई। और वो कहती हैं कि वो जो मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन ने धमकी दी थी, याद है ना आपको, उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि जनाब इस काजी फ़ाइज़ ईसा को फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करके इसको उड़ा देना चाहिए गोली से, और गोलियों की कीमत भी इनके वर्षा से वसूल, इस तरह की बात। उस पर FIR 3-4 दिन FIA ने लगा दिए थे, जमा FIR दर्ज करते करते। और वो सरीना काजी साहबा कहती हैं कि FIA, तो मैंने पूछा मेरा बयान शयान किसने रिकॉर्ड करना, क्या नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो मोटो लिया और फिर ये उनको ये सुप्रीम कोर्ट में लाते थे, चाय शेप लाते थे काजी जो मिर्ज़ा साहब जो थे। तो फिर वो कहती हैं कि मुझे तो शक था कि इनका शहजाद अकबर के साथ कोई मामला है, और शहजाद अकबर और ISI का सारा मिली भगत ये वो कहती हैं उस वक्त ISI के चीफ जो थे वो फैज़ हमीद साहब थे। ये फैज़ हमीद साहब बड़े फंसे हुए हैं बहुत सारे मामलात में, इनका नाम बदनामी शदनामी जो भी है होना है वो हो रहा है। तो फिर उन्होंने जो सरीना ईसा साहबा हैं, वो उन्होंने जो मैंने कहा ना ISI के नए चीफ़ की कोई तारीफ़ शरीफ भी की उन्होंने, उनका शुक्र है। फिर एक ऐसा बंदा नया ISI को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, ये कह लें आप कि ISI में एक ऐसे जनरल को, लेफ्टिनेंट जनरल को तैनात किया गया जिनकी शोहरत बड़ी अच्छी है। और वो कहती हैं कि वो पब्लिसिटी का शौकीन नहीं है, पब्लिसिटी से दूर भागता है। वो कह रहे हैं ना कई दिनों से ये मामला चल रहे थे, को अब तक आए हैं काजी जो DG ISI हैं नदीम अहमद अंजम साहब, उनकी कोई किसी फंक्शन में कोई तस्वीर, कोई बयान, कोई ISPR, कोई चीफ से मुलाकात, कोई इमरान खान से मुलाकात, वो वगैरह नहीं है। तो ये सारा उन्होंने ख़त जो है वो लिखा है। और उन्होंने जो कहा है कि मुझसे जो सवालात किए गए हैं वो देखें, वो सवालात क्या हैं। वो फरमा रही हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा, इन्फॉर्मेशन जो उन्हें रिक्वायर्ड थी, 4 सवाल जो लिख के देख गए हैं कि जनाब मेरी सियासी वाबस्तगियाँ क्या हैं, किसके साथ हैं। एक बात की गई जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ हैं, और एक जज जो बड़ा चहेता है इमरान खान का, उसने मुझसे खुद ये कहा था कि मेरा पुत्र का पहली दफ़ा वोट बनया, उन्हें कहा जी मैं इमरान खान वोट पाना, तो मेरे पुत्र ने कहा तुम इमरान खान के नाल खड़े हो, तो मैं क्या असि भी इमरान को पा देंगे वोट। ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, मुझे उन्होंने खुद कहा ये बात। अच्छा खैर, उनका जी आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, और जो मेरे वालिदैन हैं जो फौत हो चुके हैं उनके और मेरी फैमिली के बारे में भी उन्होंने सवालात किए। और मेरा कैरियर प्रोफाइल पूछा कि क्या क्या, और बाहर आप फॉरेन विजिट्स जो हैं उनका सवाल किया कि यार ये मुलज़मा है कोई, अजीब यार वैसे बात है। और फिर वो कितनी दफ़ा रख गई हैं, बाहर कहाँ रही हैं, और मुल्क से बाहर आपके जो खूनी रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेटिव्स जो हैं वो कितने हैं, कौन हैं, कहाँ हैं। और फिर उनका जी कि कोई फौज में भी थोड़े बंदे हैगे ने, और फिर NGOs वगैरह भी कुछ चलाते हैं आपके बंदे। और फिर उनका जी मैंने अपना WhatsApp सिम रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो रब्ता नंबर वगैरह वो दें, ईमेल एड्रेस दें, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं, इस तरह के सवाल हैं। बैंक अकाउंट भी दसो, बैंक अकाउंट खुफिया होता है यार, आपको क्यों बताना है। तो उन्होंने ये कहा है
कि अगर और बैंक अकाउंट बताएं और कहाँ पे बैंक है, ब्रांच भी बताएं। और फिर उन्होंने कहा जनाब मेरी पूरी फैमिली की डिटेल्स उन्होंने कहा है प्रोफेशन समेत, और मेरे जो जवान बच्चे हैं जिनका मेरे साथ कोई मैं उनके लिए जवाबदेही नहीं, उनके बारे में भी उन्होंने ये पूछा। उन्होंने ये जो सेक्रेटरी वगैरह को ख़त लिखे हैं, उन्होंने कहा कि अगर आपको ये रिक्वायर्ड हैं ये इंफॉर्मेशंस, तो आप बाज़ाब्ता तौर पे कहें, मुझे बताएं किस कानून के तहत रिक्वायर्ड हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको, ये तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये हरासा करने वाली बात और ये कह के जाना कि जनाब आप सीधे स्वभाव इनका जवाब दे दें, वरना फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। वो नताइज क्या हो सकते हैं? अब इस पर सो मोटो नहीं बनता, इस पर सो मोटो बनता है मेरा ख्याल जैसे पहले था, लेकिन ये रौला चला पड़ेगा तब कहीं जाके सो मोटो की बात आएगी। अब देखते हैं कि सरीना इश्ता साहबा जो हैं इनको क्यों हरासा किया जा रहा है, क्यों तंग किया जा रहा है। ज़ाहिर है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा साहब की अहलिया हैं, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा साहब इनके ऊपर कई व्लॉग्स मैं कर चुका हूँ, इनके वालिद साहब का जिक्र कर चुका हूँ, काजी इस्सा साहब का। ये आइन और कानून की बात क्योंकि करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जनाब ये बंदा सानू पसंद नहीं। उनको तो ऐसे बंदे चाहिए वो जूनियर भी हों, नीचे से उठा के ले जाएं और वहाँ अपनी मर्ज़ी के मनपसंद बंदे जो हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट को भर दें और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लें, जो भी इनकी ख्वाहिश हो वही फ़ैसला हो। वो ज़ाहिर है वो उसकी तशरीह करने में वो मुख्तलिफ जो जहन हैं जजेस के वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जनाब हम ख्याल बंदे हों, हम ख्याल यानी जो हम सोच रहे हैं वही जजमेंट्स आएँ। ये रौला पड़ा हुआ है जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा साहब का। काजी फ़ाइज़ साहब ने साकिब निसार के सामने भी बड़ी मज़ाहमत की थी। वो जो सो मोटो लेते थे ना, वो उस पर भी मज़ाहमत करते थे, जनाब ये सो मोटो का इख्तियार आपके पास 184 सब आर्टिकल 3 के तहत कितना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाते हैं, नीचे वाली अदालतों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं या और लोअर कोर्ट्स के जो मुकदमात हैं, आप डायरेक्ट अपने पास मंगवा के हमने तो अपील में सुनना होता है। और फिर क्या ये वाला नुक्ता भी उन्होंने उठाया हुआ कि क्या हम इस डायरेक्ट पिटीशन सुन के कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन पे नहल कर सकते हैं अरकान असम्बली को। इस तरह के मुख्तलिफ सवालात एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उन्होंने उठाए हैं तहरीरी तौर पर अपनी जजमेंट्स में। उन बेंचों में वो शामिल थे। वो पेशावर में तो वो उनका झगड़ा हो गया था, बाकायदा बेंच से निकाल दिया जनाब उन्होंने, और फिर साकिब निसार ने, और फिर इन्होंने भी एक पाबंदी लगा दी जजमेंट्स के ज़रिए। गुलजार साहब वाले बेंच ने कि जनाब काजी साहब जो है वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमात की समाअत ना करें। यानी ये उनका एक आइनी इख्तियार है जिस पर कदगनें लगाई जा रही हैं। मसला वजह क्या है? वजह क्या है कि वो सो मोटो केस था, केस नंबर 7 2017। वो उसमें जनाब उन्होंने जो ये अकेले नहीं थे, 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस मशीर आलम साहब भी साथ थे, काजी फ़ाइज़ इस्सा साहब भी साथ थे। 2 रुकनी बेंच ने जजमेंट दी फैज़ाबाद दर ने, खातम हुसैन रिजवी साहब वाला जो था। लेकिन आथर उसके जो थे, राइटर जो थे, वो काजी फ़ाइज़ इस्सा साहब थे। मशीर आलम साहब ने एग्री किया, 100% साइन किए। यानी अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अकेले काजी फ़ाइज़ इस्सा की नहीं है। इसके ऊपर रिव्यू बहुत सारे फाइल हो गए हुए हैं, नज़रसानी की दरख्वास्त है। खादम रिजवी साहब ने नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं की, उसमें तहरीक इंसाफ ने, सरकार ने तो की, वजारत दफा ने भी की, और भी कई हुकूमती जो महकमे हैं उन्होंने की, लेकिन खादम रिजवी साहब ने नहीं की थी। ये दरख्वास्त तहरीक इंसाफ ने की। उन्होंने कहा जनाब कि आपने वो हम जो ये फैज़ाबाद वाला धरना है इसको मिला दिया 2014 वाले हमारे धरने के साथ, ये निकालें बीच में से। ये उसका वो ऐसा चक्कर चुक्कर नहीं है। ये जजमेंट जो है वो ये अनाउंस हुई थी 6 फरवरी 2019 को। इसका जो पैराग्राफ नंबर वो हम उसका वो मुतलका हिस्सा जो है वो दिखा देंगे आपको। ये पैराग्राफ नंबर है 53। उसमें उन्होंने जो उसमें अहकामात जारी किए थे, डायरेक्शंस जारी की थी, वो कोई 17 के करीब डायरेक्शंस थी। उसमें उन्होंने ये भी कहा था जनाब कि आप आइनी इदारे तमाम अदारे जो हैं वो अपनी आइनी हदूद में रहें, फ़ौज, इंटेलिजेंस,
जो भी सरकारी है वो कहते हैं आइन से वाला नहीं, आप आइन के ताबे रहें। और उसमें उन्होंने जो कंक्लूजन था या उन्होंने जो डायरेक्शंस दी थी, उसमें वो डायरेक्शन नंबर जो है वो 15, वो ये कहती है कि मुसल्लह अफवाज के लोग जो हैं वो सियासी एक्टिविटीज़ में, सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं हो सकते। उन्होंने आइन के तहत हल्फ उठाया होता है, उनका हल्फ है कि वो सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे। और फिर वो उन्होंने ये डायरेक्शन दी साथ कि जनाब जो लोग मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं उनको ये कहा गया, वजारत दिफा को कहा गया, मुतलका काम को कहा गया कि जो लोग हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसमें तो सीधा सीधा नाम आ रहा था, आपको पता ही है किन साहब का नाम आ रहा था, बार बार आ रहा था। तो ये जजमेंट जो है, इससे एक ऐसा वो मामला सामने आ गया कि काजी साहब की शख्सियत का एक पहलू कि जनाब वो तो आइन बड़े सख्त ने, आइन और कानून की गल करने वाले बंदे ने, तो ये अगर आ गए ये पता नहीं की कर देंगे, तो फिर असी अपनी मर्जियां करनी होंदियां, ये कहते जी आइन तो बाहर निकल ही नहीं सकते तुसी। और फिर इनके खिलाफ रेफरेंस बना, आपको भी पता है, रेफरेंस में फिर पहले FBR को मामला भेज दिया, फिर नज़रसानी में वो FBR वाला मामला भी ख़त्म हो गया। यानी इसका मतलब ये कि एक बड़ी जो तादाद है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, वो उसी तरह सोच रही है जैसे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब सोच रहे हैं। अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, अब मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 2 फरवरी इसी साल, अगले महीने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, क्योंकि गुलजार साहब जो हैं वो 1 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। 2 फरवरी को उमर अता बंदयाल साहब बनेंगे और 16 सितंबर तक वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। 17 सितंबर 2023 को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अब 2023 अगर इसी तरह मामूल के मुताबिक मामला चलते हैं तो फिर 2023 में होते हैं इलेक्शन। ख्याल ये है कि अक्टूबर की दूसरे हफ्ते या पहले दूसरे हफ्ते, अगर आइन के मुताबिक ये अपनी टेन्योर पूरा करते हैं तो फिर 60 दिन का वो टाइम, और फिर वो अक्टूबर बनता है। अक्टूबर में कहते हैं कि जनाब वो इलेक्शन होंगे और उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब। अब ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब को कभी डराते हैं, कभी अहलिया को धमकियाँ देते हैं, कभी ये कोशिश करते हैं कि ये जज ना रहें, एक रेफरेंस हटता है दूसरा रेफरेंस बना देते हैं। वो तैयारी श्यारी वो सामने अब लाने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क के वकला जो हैं वो काजी साहब के साथ खड़े हो गए हैं। तो ये अब सारे इशू को आप खुद देख लीजिए कि देखें, इसमें मुझे एक साहब कह रहे थे कि जनाब ये वो अपना माजी का सारा किस्सा बयान कर दिया है सरीना ईसा साहबा ने। मैंने कहा यार वो बच्चे नहीं हैं, वो लोग, वो स्कैंडलाइज करना मकसद नहीं है उनका। उन्होंने बाकायदा बताया है कि मैंने DHA के फलां ज़िम्मेदार अफसर से बात की है, उनकी बेटी उनके साथ थी, और लोग भी वहाँ गवाह होंगे, तो वो क्यों ऐसे करेंगी कि एक दरख्वास्त दे देंगी कि जनाब सिर्फ इसलिए कि माजी की बातें बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि खान साहब का नाम भी वो पनामा लीक्स में था और उसका भी लंदन में घर था और शहजाद अकबर वगैरह मिले हुए हैं और DGI से कि ये वो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये वाक़या हुआ है, मैंने दोबारा तस्दीक की है, ये वाक़या पेश आया है, इसी तरह पेश आया है जैसे मोहतरमा सरीना काजी साहब ने अपने ख़त में ये बयान फरमाया है। अगर इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए कोई आवाज़ है और कुछ लोग उनको उस आवाज़ को बंद कर देना चाहते हैं या उस आवाज़ को धीमा करना चाहते हैं कि धीमी हो जाए वो आवाज़, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में किन लोगों की हुक्मरानी है और वो आइंदा किन लोगों के ज़रिए ये जो मुल्क का निज़ाम है ये आइन के तहत चलाना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी के तहत चलाना चाहते हैं। जो मेरा फरमाया हुआ है वही आइन है, या जो किताबों में लिखा हुआ है, जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है वो आइन है, वो कानून है जो मैं सोच रहा हूँ, या वो कानून है जो किताबों में लिखा हुआ है। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ हो क्या रहा है। और ये मैंने एक दफ़ा पेशगोई की थी कि अगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को ये हटा ना सके पूरी कोशिश के बावजूद,
तो फिर मे भी इनकी कोशिश हो कबल इस वक्त इलेक्शन की, जानबूझ के, यानी कि वो काजी साहब के आने से पहले पहले वो आ रहे हैं ना 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस, तो उससे पहले कोई कारकुर लें। और बाकी दूसरा मौजू बड़ा अहम है, वो मौजू भी जिसमें मैंने कहा था कि जनाब बाजवा साहब जो हैं कहीं कबल इस वक्त तो घर नहीं चले जाएंगे। इस बार क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, इस बार अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बात करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।